Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with the chapter number 4, that is absorption by roots। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर बिल्कुल इजी चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4, that is absorption by roots and the process involved। प्लांट फिजियोलॉजी पे देख लेते क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द लाइफ फंक्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ओके, सो प्लांट फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द फंक्शंस एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये एक फेस का ब्रांच है जो कि प्लांट्स के जो भी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ओके, the roots not only fix the plant in the soil giving it support, but the most important life supporting function of the roots is to absorb water and mineral nutrients from the soil and conduct them into the stem for supply to the leaves, flowers, fruits, etc. Okay, so roots का हमारा काम क्या है, वो सिर्फ प्लांट को सॉइल में फिक्स नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो सब है वो सब एब्जॉर्ब भी करते रहते हैं अपने में, ताकि वो उसको कंडक्ट कर सके कहाँ पे, स्टेम में और लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर व्हाट इज़ द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स। ओके, यू कैन सिंपली राइट दैट water and minerals is needed by plants for photosynthesis, transpiration, transportation, mechanical stiffness. Because of for these reasons plants absorb water. Photosynthesis क्यों चाहिए, देखो, water is used in the green leaves as a raw material in the synthesis of glucose. Okay, so photosynthesis में water बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो जो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, वहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है उसको वो सिंथेसाइज कर देता है ग्लूकोज में। ओके, नेक्स्ट इज आर ट्रांसपिरेशन। इट इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट्स इवापोरेटेड एज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन फॉर कूलिंग इन हॉट वेदर फॉर प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स एक्सेट्रा। ओके, सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हमारा बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, जिसके कारण हमारा प्लांट को कूल होने में, मतलब ठंडा होने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट इज आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर सॉल्यूशन फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड इनटू द शूट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जब वाटर को सक्शन फोर्स के वजह से, ड्यू टू सक्शन फोर्स द प्लांट absorbs water, due to that some mineral nutrients are also absorbed by the plant. Okay, so it helps in transportation of food, some mineral salts, etc etc. Next is a mechanical stiffness. Water provides turgidity which is necessary for the stiffness of plant tissues. Okay, तो हमारा मैकेनिकल स्टिफनेस में क्या होता है, वाटर क्या करता है, प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब क्या होता है, दैट इट विल स्टैंड इरेक्ट, वो उसका पत्ते गिरेंगे नहीं या झड़ेंगे नहीं, वो एरेक्ट रहेगा प्लांट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, characteristics of roots for absorbing water. So what are the characteristics of root for absorbing water? Number one, इतना बड़ा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। The characteristics are, number one, surface area of roots should be enormous, means more the surface area, more is the absorption of water, ठीक है। डायरेक्ट लिखना, that the surface area of root ज़्यादा होना चाहिए, that is surface area root should be enormous, क्योंकि अगर surface area ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। तो देखो जैसे इस प्लांट का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बट यहाँ पे देखो थोड़ा है तो ये बस थोड़ा सा अमाउंट को वाटर को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ द रूट इज़ कंपेरेटिवली थिन कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो हमारा क्या है, जो रूट का सेल वॉल होता है वो बहुत ही पतला होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स इट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रीली। ओके, यहाँ पे दिया गया वही लिखा गया है, थोड़ा लेंदी लिखा गया तो मैं आपको शॉर्टली बताया, आप उसको याद कर लो। डैट द सेल वॉल ऑफ द रूट इज़ कंपेरेटिवली थिन एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स ऑफ द plant. And the third point is that due to the high concentration of cell sap in root hairs, the water always moves from the soil to the roots of the plant. Okay, तो जैसे कि हमारा रूट हेयर में सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी के लिए क्या होता है, हमारा वाटर जो है वो हमेशा क्या करेगा, सॉइल से रूट, प्लांट्स के रूट्स में मूव करेगा, वो रूट से सॉइल में मूव नहीं करेगा, वो सॉइल से रूट में मूव करेगा। ओके,
So these are the three characteristics of roots for absorbing water. Number one is that the surface area of root is enormous, means the more the surface area, more is the absorption of water. Next, the cell wall of the root is comparatively thin compared to other cells of the plant. Number three, due to the high concentration of cell sap and root hair, the water always moves from soil to the roots of the plant. Okay, so these were the three characteristics. Next, हाँ एक चीज़ देख लो, डैट रूट हेयर्स क्या है, वो हमारा एक मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है, और वो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है. रूट हेयर इज़ अ मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल. ओके, एंड इट इज़ अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये याद रखेगा कि रूट हेयर है हमारा मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल एंड इट इज़ यूनिसेलुलर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हमारा एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर इन मिनरल्स. ठीक है, तो ये कैसे होता है. देयर आर 5 मेन फेनोमेना. पहला इम्बिबिशन, दूसरा डिफ्यूजन, थर्ड इज ऑस्मोसिस, फोर्थ इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी. ओके, तो इम्बिबिशन क्या है, देखो. इम्बिबिशन इज अ फेनोमेना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन. ओके, सो इम्बिबिशन मतलब क्या होता है, दैट इट इज़ अ फेनोमेना बाय विच लिविंग मतलब जो जिंदा है या डेड प्लांट है वो क्या करते हैं, डेड प्लांट सेल है वो क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे जब वो उस के साथ मतलब टच में होंगे उससे. ठीक है, मीन्स व्हेन द टू बॉडीज आर इन टच, व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, ओके, दिस बॉडी विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन. ठीक है, समझे, मतलब जब दो बॉडी कांटेक्ट में होंगे और एक बॉडी दूसरे बॉडी से वाटर अपने अंदर लेगा, कौन सा प्रोसेस से, इम्बिबिशन का प्रोसेस से. सो इट इज़ अ फेनोमेना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन. हियर सरफेस अट्रैक्शन इज अ कीवर्ड. यू शुड यूज दिस वर्ड फॉर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ इम्बिबिशन. ओके, फिर यहाँ पे कुछ दिया है, देख लो. सब्सटेंसेज विच आर मेड अवर सेलुलोज और प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक. दे इम्बाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप. एग्जाम्पल ड्राई सीड्स, wooden doors swell up on contact with water or in exposure to moisture. Due to imbibitional pressure, seed coat ruptures. In case of germinating seeds, it is also an important force in the ascent of sap. Okay, तो क्या बताया गया कि सम सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ सेलुलोज. ओके, जो सब्सटेंस सेलुलोज या प्रोटीन से बने वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं. मतलब उनका वाटर के लिए उनका एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत जल्दी वाटर को अट्रैक्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, एंड सम एग्जांपल्स आर गिवन दैट ड्राई सीड्स, वुडन डोर्स स्वेल अप व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर और मॉइस्ट एयर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ डिफ्यूजन. Diffusion is the free movement of molecules of a substance from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration when the two are in a direct contact. Okay, so diffusion क्या है, वो free movement of molecules. Okay, कोई भी substance का molecules का free movement है जो कहाँ से कहाँ होता है, from a region of the higher concentration to a region of the lower concentration. ठीक है, higher से lower जाएगा कब, जब दोनों contact में रहेगा, दोनों substance contact में रहेगा, when the two are in a direct contact. So diffusion is the free movement of molecules of a substance from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration when the two are in a direct contact. Okay, एक एग्जांपल के द्वारा बताया गया है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या है इस एग्जांपल में. देखो, एक डाई को लिया गया, सॉल्युबल डाई. ओके, उसको एक वाटर में प्लेस किया गया है. ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो डाई वो मिक्स होता रहता है वाटर के साथ. तो देखिए, जैसे वो पिघलना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे पहले है, ठीक है, थोड़ा जगह में आया, बट यहाँ पे तो यहाँ पे उसका हायर कंसंट्रेशन हुआ, बट यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है, तो ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ, तो ये हायर से लोअर इधर आएगा. ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ तक आया, फिर धीरे धीरे वो पूरा वाटर में मिक्स हो गया. सो इट बिकम्स अ होमोजेनियस मिक्सचर. नाउ होमोजेनियस मिक्सचर इज रेडी. So, and this process can be fastened by stirring it with a spoon or something, a glass rod like that. Okay, so this is an example of diffusion. Next is osmosis and osmotic pressure. पहले तो osmosis देख लो. osmosis क्या है? Osmosis is the movement of water molecules from their region of higher concentration to their region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Okay, देखो, आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लगभग सेम रहेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में दोनों बॉडीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, बट ऑस्मोसिस में वो सेपरेट रहेंगे बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, वो दोनों बॉडीज सेपरेटेड रहेंगे. सो ऑस्मोसिस इज द फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन. ओके, वे थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हमारा
ऑस्मोसिस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के ऑस्मोसिस है, एक एंडोऑस्मोसिस और एक एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या है? Endosmosis is the inward diffusion of water through a semi-permeable membrane when the surrounding solution is less concentrated. This tends to swell up the cell. Okay, so endosmosis क्या है? वो वाटर का इनवर्ड डिफ्यूजन है, मतलब उसमें क्या होता है कि वाटर सेल का जो भी सेल है उसके अंदर जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि जो आउटसाइड सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है? लेस कंसनट्रेटेड है। लेस कंसनट्रेटेड मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है बट सॉल्यूट कम है। सो द वाटर विल मूव inward towards the cell. This tends to swell up the cell. Okay, next is exoosmosis. Exoosmosis is the outward diffusion of water through a semi-permeable membrane when the surrounding solution is more concentrated. This tends to cause shrinkage of the cell. ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस क्या है? बिल्कुल एंडोऑस्मोसिस का उल्टा। इसमें क्या होता है कि हमारा वाटर सेल से बाहर निकलता है। बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि आउटसाइड सॉल्यूशन हमारा क्या है? मोर कंसनट्रेटेड है। मोर कंसनट्रेटेड मतलब वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। सो द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल टू द आउटसाइड सॉल्यूशन। दिस टेंड्स टू कॉज श्रिंकेज ऑफ द सेल, मतलब सेल क्या होता है हमारा? श्रिंक हो जाएगा, पूरा श्रिंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ये डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखो, पहले एक थिसल फनल लिया गया है। ओके, और यहाँ पे बाहर का सॉल्यूशन क्या है? वाटर है, और अंदर में इसके अंदर क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। और इसको किससे कवर किया गया? सेलोफेन पेपर से कवर किया गया है। सेलोफेन पेपर इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सो इट विल अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स पास थ्रू इट बट नॉट द शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हमारा क्या होगा? थोड़ा देर बाद क्या दिखेगा? जब थोड़ा देर हम सॉल्यूशन ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये जो इनिशियल लेवल है वो लेवल राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये जो है वाटर वो अंदर इसके अंदर घुसेगा। क्यों घुसेगा? क्योंकि ये है हमारा लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, एंड सो एंडोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड वाटर विल मूव इनसाइड द inside the sugar solution through the cellophane paper and the level will rise. So वही एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है। ठीक है, और नथिंग मोर, लीव कर दो आप इसको। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, देखो, हाउ लॉन्ग कैन ऑस्मोसिस कंटिन्यू? देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताता हूँ, देखो क्या है। Theoretically, osmosis would continue until the concentration of water molecules becomes equal, means isotonic, on both sides of the membrane. Okay, so theoretically क्या बोला गया है कि ऑस्मोसिस सिर्फ उतना देर तक चलेगा जब तक दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन का दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो चलेगा। वैसे ही एक्सपेरिमेंट दिया गया है, वही चीज़ है जो यहाँ पे बताया था, वैसा ही है। यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पे लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड इट विल मूव until the concentration becomes equal on both the sides of the membrane. Okay, next you come to the osmotic pressure. So what is osmotic pressure? देखो, osmotic pressure is the minimum pressure that must be exerted to prevent the passage of the pure solvent into the solution when the two are separated by a semi-permeable membrane. Means osmotic pressure of a solution is a measure of its tendency to take in water by osmosis. तो आपको जो डेफिनेशन इजी लगता है आप उसको लर्न करो, बट for my side it will be convenient for you to learn this definition because it is a small one. You can simply say that osmotic pressure of a solution is a measure of its tendency to take in water by osmosis. ठीक है, तो osmotic pressure क्या है? वो एक सॉल्यूशन का मेज़र है कि वो कितना उसका टेंडेंसी है, कि वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर ले सकता है ऑस्मोसिस के द्वारा. सो दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, नेक्स्ट इज़ अ टॉनिसिटी. Tonicity. It is the relative concentration of the solution that determines the direction and extent of diffusion is called tonicity. Based on the solution can be of three types: isotonic, hypotonic and hypertonic solution. ठीक है, tonicity क्या है? वो क्या है? एक सॉल्यूशन का रिलेटिव कंसंट्रेशन बताता है जो कि क्या डिटरमाइन करता है कि डिफ्यूज़न कौन सा डायरेक्शन में और कितना देर तक चलेगा वो डिफाइन करता है. उसको हम क्या बोलते हैं? टॉनिसिटी बोलते हैं. सो द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड टॉनिसिटी. बेस्ड ऑन इट द सॉल्यूशन आर थ्री टाइप्स, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस.
तो पहले आइसोटोनिक देख लो. द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सॉल्यूट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द सेम. सो आइसोटोनिक में क्या होता है, that the concentration of water molecules on both the sides of the membrane will be same. So here no osmosis will take place, that is the water will not move from on either side. Okay, फिर hypotonic means in this condition the solution outside the cell has a lower solute concentration than the fluid inside the cell. As a result the water molecules from outside will move into the cell, that is endoosmosis will take place. मतलब इसमें क्या है कि जो सॉल्यूशन सेल के आउटसाइड में है वहाँ पे क्या होगा, हमारा सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा. ओके, सो उसके लिए हमारा क्या होगा कि जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करेगा. ओके, सो द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड दस एंडोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस. नेक्स्ट इज अ हाइपरटोनिक. Hypertonic means in this condition the solution outside the cell has a higher solute concentration than the fluids inside the cell. Consequently, the water molecules from the interior of the cell will move out, that is exoosmosis will take place. Means hypertonic में क्या होगा, that the cell के outside the cell there is a higher solute solution and less solute ज़्यादा है और solvent हमारा कम है, जिसके लिए हमारा क्या होगा कि जो सेल में जो वाटर है वो सेल के बाहर आ जाएगा, आउटसाइड सॉल्यूशन. ओके, सो एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस. ओके, देन इसको छोड़ दो, आ जाओ इधर आ जाओ. आपका यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है आइसोटोनिक का, हाइपोटोनिक का और हाइपोटोनिक का एनिमल सेल में, प्लांट सेल में. ठीक है, आइसोटोनिक में देखो प्लांट सेल एनिमल से किसी को कुछ फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, क्योंकि दोनों इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड सेल द सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन इज सेम. ओके, एंड हाइपोटोनिक में देखो क्या हुआ है, हमारा प्लांट सेल श्रिंक कर गया है. क्यों? क्योंकि उसने वाटर लूज़ कर दिया. और एनिमल सेल भी श्रिंक किया है. क्यों? क्योंकि उसने वाटर लूज़ कर दिया. और हाइपोटोनिक में देखो हमारा प्लांट सेल क्या किया है, स्वेलअप हो गया है. क्यों? क्योंकि उसने वाटर को गेन किया है, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है. और एनिमल सेल देखो वो भी स्वेल कर गया है. क्यों? क्योंकि उसने भी वाटर को एब्जॉर्ब किया है. ठीक है, तो छोड़ो अब इसको, इधर आ जाओ. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर टू इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए लिविंग सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन डायरेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, इट इज़ अ पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए लोअर टू हायर. ओके, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जाता है. कैसे? बाय यूजिंग एनर्जी. कहाँ से? और वो एनर्जी कहाँ से आता है, वही सेल से वो एनर्जी लेता है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल एंड इट इज़ एन ऑपोजिट प्रोसेस टू डिफ्यूजन. ओके, सो इसको हम बोल सकते हैं कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्ट कर रहा है. सो अगर क्वेश्चन आया दैट विच प्रोसेस एक्ट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यू कैन से दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्ट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और बिकॉज छोड़ो, ऐसा नहीं पूछेगा. क्यों? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये डिफ्यूजन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन. Passive refers to requiring no input of energy. There is a free movement of molecules from their higher concentration to the lower concentration. Okay. Passive transport क्या है, वो डिफ्यूज़न जैसा ही है. ठीक है, बट यहाँ पैसिव क्या रेफर करता है कि वहाँ पे कोई भी एनर्जी का इनपुट होना जरूरी नहीं है, मतलब बिना एनर्जी का भी वो वर्क करेगा. सो देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन. नेक्स्ट वी विल कम टू टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी. सो ये इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डेफिनेशन देखो. ठीक है, टर्जिडिटी क्या होता है देखो डेफिनेशन. ये सबसे क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, कोई टेंशन नहीं. डेफिनेशन देखो टर्जिडिटी का. टर्जिडिटी इज द स्टेट ऑफ अ सेल इन विच द सेल वॉल इज रिजिड एंड स्ट्रेच्ड बाय एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. द सेल इज देन सेड टू बी टर्जिड. ओके, तो सिंपली मैं आपको बता दूँ कि टर्जिडिटी क्या होता है. इट इज़ it happens when the cell do endoosmosis, means it is a state of a cell in which the cell wall becomes rigid. Why? Because it due to the absorption of water. Okay, so सिंपली मैं बता रहा हूँ, टर्जिडिटी में आपका क्या करता है, सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है. वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण उसका सेल वॉल रिजिड हो जाता है. सो वो पूरा टाइट हो जाता है, मतलब इंटैक्ट रहता है अपने पोजीशन में, बिल्कुल टर्जिड हो जाता है. ओके, नेक्स्ट देखो डेफिनेशन क्या है. प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस क्या है? इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल caused due to the withdrawal of water when placed in a strong solution. Okay, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? दैट इसमें क्या होता है,
इसको हम जब एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या करेगा, वो अपना वाटर लूज करता है। सो उसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। मीन्स इन दिस व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल लूज वाटर एंड दस इट रीचेस टू अ स्टेट वेयर इट इज कॉल्ड अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ओके, इसका ऑपोजिट भी होता है डीप्लाज्मोलाइसिस। उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मोलाइज सेल को लेंगे और उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। ओके, जिसके कारण वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वापस अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगा, जिसको हम नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा। कैसे वापस आएगा, बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट इज श्रंकन एंड द सेल इज नो मोर टाइट, द सेल इज देन सेड टू बी फ्लैसिड एंड आल्सो नोन एज स्लिम सेल। ओके, फ्लैसिडिटी में क्या होता है, इसमें वही कि सेल कंटेंट श्रंकन हो जाता है। और क्यों श्रंक होता है, क्योंकि वो अपना वाटर अंदर का लूज कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस एंड द सेल इज नो मोर टाइट एंड देन इट इज सेल अ फ्लैसिड सेल और लिम्प सेल। ओके, LIMP, लिम्प सेल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया टर्जिडिटी क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस और फ्लैसिडिटी, ये चारों का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया था आपका, एक टर्गर प्रेशर और एक वॉल प्रेशर। ओके, तो टर्गर प्रेशर क्या है, सिंपली मैं बता रहा हूँ, बुक छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। टर्गर प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट्स टू द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ठीक है, मीन्स टर्गर प्रेशर में क्या होता है, हमारा जो सेल के अंदर का जो कंटेंट्स है, मीन्स दिस आर द कंटेंट्स। ओके, दिस कंटेंट्स, ओके, दिस आर द कंटेंट्स। सो हाउ मच pressure the cell contents will exert to the cell wall is known as turgor pressure. Okay, so the pressure exerted by cell contents to the cell wall is known as turgor pressure. Next is a wall pressure. Wall pressure में बिल्कुल turgor pressure का opposite, means the pressure exerted by the cell wall to the cell contents is known as wall pressure. ठीक है, तो wall pressure में क्या होगा, it is the pressure that is exerted by the cell wall to the cell contents is known as a wall pressure. Okay, ठीक है, तो टर्गर प्रेशर जान लिया, वॉल प्रेशर आपने जान लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, यूजेस ऑफ टर्जिडिटी इन प्लांट्स, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, उससे पहले देख लो, एक तो बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, प्लाज्मोलाइसिस का प्रैक्टिस कहाँ होता है, मतलब कहाँ यूज़ होता है प्लाज्मोलाइसिस। देखो, सॉल्टिंग ऑफ मीट और एडिशन ऑफ सॉल्ट पिकल इज अ मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया बाय प्लाज्मोलाइसिस वाटर इज नॉट बैक्टीरिया सेल्स। ओके, सो सिंपल, जब आप कोई भी टाइप का मीट बनाते हो तो उसमें सॉल्ट डालते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, वो वाटर लूज़ करता है। तो आपने देखा ही होगा कि उसमें वाटर उससे लूज़ होता है, जिसके चक्कर में बैक्टीरिया मर जाते हैं। और एक और जगह, पिकल्स मीन्स जब आप अचार बनाते हैं, ओके, तो उसमें क्या किया जाता है, नमक डाला जाता है। नमक क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होंगे उनमें जब वो नमक जाएगा, सॉल्ट जाएगा, तो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया के अंदर से वाटर निकलेगा, सो दे विल डाई। ओके, एंड दैट विल बी सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया। ओके, अब आ जाओ यूज ऑफ टर्जिडिटी इन प्लांट्स। नंबर 1, टर्जिडिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज सच एज द लीव्स। ओके, तो हमारा टर्जिडिटी क्या करता है, सॉफ्ट टिश्यूज सच एज लीव्स को क्या करता है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स उनको थोड़ा टाइट बनाता है और रिजिड बनाता है। ओके, नेक्स्ट, टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। ओके, जो सीड्स होता है वो जब अपना डॉर्मेंट फॉर्म में होते हैं और उनको बाहर निकालना होता है, उनको क्या हेल्प करता है, टर्गर प्रेशर हेल्प करता है उनको ग्राउंड से बाहर निकलने में। नेक्स्ट, टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप रूट प्रेशर। ओके, फिर वो रूट्स में क्या हेल्प करता है, रूट प्रेशर में हेल्प करता है। रूट प्रेशर क्या है बताता हूँ, देखो, रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस विच हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप अपवर्ड थ्रू द स्टेम। ठीक है, सो रूट प्रेशर क्या है, वो एक टाइप का प्रेशर है जो कब डेवलप होता है, जब ऑस्मोसिस के लिए जब वाटर सेल के अंदर आता रहता है एंड इट मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड फ्रॉम ड्यू टू दैट मूवमेंट अ काइंड ऑफ प्रेशर डेवलप्स इनसाइड द रूट एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड आर रूट प्रेशर. So root pressure is the pressure developed in the roots due to continued inward movement of water through cell to cell osmosis which helps in the ascent of sap upward through the stem. Okay, next is our turgor in the opening and closing of stomata. So स्टोमाटा के ओपन और क्लोज होने में भी टर्गर प्रेशर बहुत हेल्प करता है. फिर टर्गर मूवमेंट ये सब लीव कर दो. रूट प्रेशर मैंने आपको बताया और ये सब ज़रूरत नहीं है. गटेशन क्या वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा. गटेशन और ब्लीडिंग. ओके, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा. ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ आपका हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, देखो वाटर का पाथवे दिया हुआ है.
ये आपका आ सकता है, जो आपका क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि pathway of water, show the pathway of water, so you can write directly that first from soil water to root hair, then root hair to cortex, then cortex to endodermis, then endodermis to pericycle to phloem, and then xylem, and then to the cell. Okay, so this is the pathway of water. Next आ जाओ, importance of root hairs and the upward movement of absorbed water minerals. पहला, absorption of water by the root is by means of root hairs. ठीक है, तो root hair हमारा किस में हेल्प करता है? पहला वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और दूसरा मिनरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने में. ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो वही बताया गया, थोड़ा एक्सप्लेन करके एलाबोरेट करके बताया गया. बट यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्टली आप बस 2 वर्ड याद रखो, डेट एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एलिमेंट्स. इतना लिख दोगे आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा. कोई भी आपको इतना एलिवेट करने को नहीं बोलता है. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन कंडक्शन ऑफ वाटर in the plants. So the first experiment is show that the roots absorb water. ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, देखो, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें थोड़ा पानी डालो और ऊपर थोड़ा ऑयल डाल दो. ऑयल क्यों? टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवापोरेशन. ठीक है, ताकि कोई भी वाटर हमारा इवापोरेशन से लॉस ना हो, इसलिए पूरा एक्यूरेट हमारा कंक्लूजन हो, इसलिए थोड़ा ऊपर से ऑयल डाल दो. फिर एक तो लीफी प्लांट लो, एग्जांपल दिया गया सच एज बैल्सम. यू कैन टेक अ बैल्सम प्लांट एंड पुट कर दो उस टेस्ट ट्यूब में. और एक टेस्ट ट्यूब लो जिसमें पानी और सिर्फ ऊपर से ऑयल बस. ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब को कंट्रोल सेटअप में रखेंगे और ये प्लांट वाला टेस्ट ट्यूब को हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रखेंगे. दोनों को 2 दिन के लिए छोड़ देंगे. ठीक है, फिर क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब में हमने प्लांट को रखा था उसका क्या होगा, उसका वाटर लेवल क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, थोड़ा डिक्रीज़ कर जाएगा. और वो पानी कहाँ जाता है? It concludes that the water which is lost in the test tube B was absorbed by the roots of the plant. Okay, और टेस्ट ट्यूब ए का हमारा जो वाटर का लेवल था वो पूरा इंटैक्ट रहेगा, वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा. बट टेस्ट ट्यूब बी का वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज द वाटर विच इज़ लॉस्ट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, रूट्स ऑफ द प्लांट. ओके, तो यही एक्सपेरिमेंट 1 है, आप पढ़ लेना एक बार. Next is our experiment 2 to show that water is conducted upwards through the xylem. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्सपेरिमेंट है. देखो, पहले एक जार लो, बीकर ले लो, इसको बीकर बोलते हैं, बीकर लो. ओके, उसमें थोड़ा वाटर डालो, पानी डालो. उसके बाद एक स्टेन योसिन सॉल्यूशन विच इज़ पिंक, यू पुट इट इन वाटर. तो हमारा क्या होगा, पानी पूरा पिंक हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद वही एक बैल्सम प्लांट लो और उसको पानी में डाल दो. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसको कुछ 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो. ठीक है, उसके बाद वो प्लांट को निकालो और टैप वाटर में धो. ठीक है, अच्छा से ठंडा पानी में धो. उसके बाद उस प्लांट का एक ट्रांसवर्स सेक्शन, रूट का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लो, स्टेम का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लो और एक लीव्स का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लो. ठीक है, तीनों लीव्स, रूट्स और स्टेम का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लो. ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप से देखो, क्या दिखेगा, द जाइलम वेसल्स विल अपीयर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट. मतलब वो क्या करेगा, हमारा जाइलम है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट दिखेगा, बाकी से अलग दिखेगा. क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रेड कलर का दिखेगा. रेड क्यों दिखेगा? क्योंकि उसने रेड कलर का वाटर को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए वो रेड दिखेगा. And so it will appear distinct from the other. So this proves that the water is conducted upwards through the xylem. Okay, next आ जाओ, conduction of water through xylem. Okay, conduction of water through xylem. तो इसमें भी क्या है, देखो, 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप लो. पहला बीकर में वही एक प्लांट डालो, बैल्सम प्लांट ले लो, कोई प्लांट ले लो. दूसरा जगह में एक प्लांट डालो. पहला बीकर का क्या करो, आप फ्लोएम को रिमूव कर दो और दूसरा में जाइलम को रिमूव कर लो. ठीक है, और फ्लोएम रिमूव कैसे होता है, जो हमारा प्लांट है उसका जो आउटर रीजन है वो फ्लोएम होता है और इनर रीजन हमारा जाइलम होता है. सो देखो, हमारा बीकर ए में फ्लोएम को रिमूव किया गया है और दैट इज़ आउटर रीजन इज रिमूव, एंड बीकर सेटअप बी में हमारा जाइलम को रिमूव किया गया, मतलब द इनर रीजन इज रिमूव. और ये बहुत ही डेलिकेटली किया जाता है, मतलब बहुत आराम से करना. जाइलम और फ्लोएम को रिमूव करना बहुत ही डेलिकेट काम है, उसको आराम से करना चाहिए. और देखो यहाँ पे
वर्ड यूज़ किया है। गडलिंग क्या होता है? गडलिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ फ्लोएम इन अ रिंग फ्रॉम द स्टेम इज कॉल्ड गडलिंग। ठीक है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लोएम फ्रॉम अ रिंग इज नोन एज गडलिंग। ठीक है, तो छोड़ो गडलिंग छोड़ो, अब मैंने जो बताया कि सेटअप ए से आप फ्लोएम को रिमूव करो, सेटअप बी से जाइलम को रिमूव करो, और दोनों को एक बीकर में वाटर रख के उस प्लांट को डाल दो। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, 2 दिन के लिए छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद वापस आओ, देखो उस सेटअप को देखो। हमारा जो सेटअप ए था वो बिल्कुल, उसका लीव्स बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे, मतलब वो पूरा अच्छा खासा ठीक ठाक रहेगा। बट सेटअप बी का लीव्स क्या होगा, वो विल्ड कर जाएगा या ड्रूप कर जाएगा, मतलब वो गिर जाएगा, मुरझा जाएगा उसका लीव। क्यों? क्योंकि सेटअप बी के लीव्स को पानी यानी वाटर नहीं मिल रहा था। और क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि सेटअप बी का हमारा जाइलम रिमूव्ड है, और वाटर कंडक्ट कौन करता है? जाइलम ही वाटर को कंडक्ट करता है। सो दिस कंक्लूड्स दैट कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम। ठीक है, अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट 4 पे। टू शो दैट फूड फ्रॉम द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड्स थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, एक पॉटेड प्लांट ले लो, ठीक है, और उसका आउटर रीजन माने आप फ्लोएम को रिमूव कर दो। रिमूव कर दिए, ठीक है, उसके बाद उसको 2 दिन के लिए छोड़ दिए। फिर वापस आके उसको ऑब्जर्व करो, क्या दिखेगा आपको? दैट द लोअर रीजन विल स्टार्ट टू मीन्स सड़ने लगेगा वो उसमें, और वो क्या बोलते हैं, जो फ्रेश प्लांट में रहता है वो चीज़ नहीं रहेगा, वो थोड़ा और सड़ने जैसा हो जाएगा, और ग्रो करना भी स्टॉप कर देगा, या नीचे वाला रीजन है वो डाई भी हो सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ओके, आफ्टर सम वीक्स इट विल ऑब्जर्व दैट द पार्ट ऑफ द स्टेम अबव द रिंग हैज़ ग्रोन इन डायमीटर। और ये जो जहाँ से आपने रिमूव किया था उसके ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा, वो थोड़ा ग्रो कर जाएगा और थोड़ा मोटा दिखने लगेगा, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज द फूड विच इज़ कमिंग फ्रॉम द लीव्स इज़ स्टोर्ड हियर ओनली। ठीक है, वो यहीं पे स्टोर हो जाएगा, बाकी नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि फ्लोएम तो हमने हटा दिया है, तो नीचे कैसे जाएगा? तो वहीं पे स्टोर हो जाएगा, और नीचे का पार्ट को खाना यानी फूड नहीं मिलेगा, उसके कारण नीचे का पार्ट हमारा ग्रो करना बंद कर देगा, या वो मर भी सकता है। ठीक है, सो द फ्रेश एंड हेल्दी कंडीशन ऑफ द लीव इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव्स दैट द लीव्स कंटिन्यू टू गेट अ सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू द डीपर लोकेटेड जाइलम। ओके, और हमारा लीव्स का फ्रेश और हेल्दी कंडीशन क्या दिखा रहा है कि लीव्स को पानी तो मिल रहा है। पानी कैसे मिल रहा है? क्योंकि जाइलम तो हमने इंटैक्ट छोड़ा था, जाइलम को तो नहीं काटा था, सो पानी तो उसको मिल ही रहा है लीव को, बट नीचे का पोर्शन को फूड ना मिलने के कारण वो ग्रो करना बंद कर जाएगा, और या डाई भी कर सकता है। और देखो यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सब्सटेंस दिख रहा है, थोड़ा स्लिपरी मीन्स oozy substance, and that is what it is, the food which is prepared by the leaves. It is stored in the upper part of the stem. It can't reach to here, so it starts a little bit coming out from the stem, and it is showing that thing only. Okay, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि फूड दैट द फूड फ्रॉम द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट्स खत्म। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट पार्ट पे, दैट इज द फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। कौन कौन सा फोर्सेस जो हमारे एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है? पहले तो आप जानो कि एसेंट ऑफ सैप होता क्या है। एसेंट ऑफ सैप मीन्स इट इज़ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। सो the upward movement of water minerals with the help of xylem is known as ascent of sap। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स है होता है? पहला रूट प्रेशर, दूसरा कैपिलरिटी, तीसरा ट्रांसमिशन पुल, चौथा एडेशन एंड कोहेशन। तो रूट प्रेशर आप जानते ही हो, अभी थोड़ा पहले बताया that root pressure is the pressure developed in the roots due to continued inward movement of water through cell to cell osmosis which helps in the ascent of cell sap upward through the stem। okay, so ये हो गया रूट प्रेशर। नेक्स्ट देखो, इतना बड़ा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे, खत्म बात। रूट प्रेशर का डेफिनेशन लिख दिए, खत्म। अब कैपिलरिटी का डेफिनेशन बता रहा हूँ, सुनो। कैपिलरिटी मीन्स इट डेवलप्स कैपिलरी फोर्स। ओके, कैपिलरी फोर्स डेवलप कैसे होगा? लेस द डायमीटर मोर द राइजिंग ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब, दिस एंड इट डेवलप्स अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज नोन एज कैपिलरी फोर्स। मतलब क्या होगा? डायमीटर उसका लेस होगा, सो जो वाटर राइज करेगा वो ज़्यादा राइज करेगा, डायमीटर लेस होगा तो ज़्यादा वाटर राइज करेगा, तो उसके चक्कर में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरी फोर्स बोलेंगे।
एंड प्रोसेस यू कैन टेल दैट इज कैपिलरिटी. ओके, फिर ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल तो आप जानते ही हो, दैट इज द loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. एंड एडेशन एंड कोहेशन, एडेशन कोहेशन नहीं है, सॉरी एडेशन है. एडेशन क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द जाइलम वेसल. ठीक है, तो जाइलम वेसल और वाटर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम एडेशन बोलेंगे. ओके, और कोहेशन किसको बोलेंगे? कोहेशन दिया नहीं गया बट फिर भी एक बार देख लो. कोहेशन किसको बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेशन. मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कोहेशन बोलेंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम एडेशन बोलेंगे. सो दिस आर द फोर्सेस विच कंट्रीब्यूट टू एसेंट ऑफ सैप. ओके, सो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म. ठीक है, तो इजी चैप्टर बिल्कुल, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा. अच्छा से पढ़ो, इजी है, आराम से लर्न कर लोगे. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.